पता है, जैसे जैसे कुछ लोग गिव अप करेंगे चीजों पे, मैं वैसे वैसे चीजों को एक्सटेंसिव बनाता जाऊंगा और बहुत डिटेल्ड बनाता जाऊंगा। इस बार का 20 डेज प्लेज बहुत अलग है, बहुत ज्यादा। आज जो चीजें डिस्क्लोज होंगी मे बी वो नेक्स्ट किसी वीडियोस में कभी डिस्क्लोज ना हो, यानी हर एक वीडियो की अपनी इंपॉर्टेंस है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, डे 2 #20 डेज प्लेज। बाबा जी की बूटी शुरू करने से पहले बाबा जी का ज्ञान, ये जो केंद्र है, ये जो दिमाग है ना, ये चीजें निकालता है जब वो 1000 चीजें देखता है। और यहीं पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूं एक बड़ी ही खास बात। इस बार सीबीएसई सबसे लाइट चैप्टर को सबसे कंफ्यूजिंग लेने वाला है। मैं उसी चीज के बारे में आज बात करूंगा। ये जो फालतू की बातें हैं ना कि सीबीएसई 5 मार्क्स आइडियाज के देगा, क्रिएटिविटी के देगा, ये बच्चों को तसल्ली देने के लिए होता है और कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली तुम ये खुश हो जाओगे, साइकोलॉजिकली ये लगने लगेगा यार मैंने कुछ बहुत ही अलग किया होगा तभी मेरे मार्क्स इतने आए हैं, ये आए हैं। ये सिर्फ खेल है, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। तरीके होते हैं बोलने के, करना अलग होता है, बोलना अलग होता है। तभी मैं ये आज जो चैप्टर कराऊंगा दैट इज मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी केस स्टडीज आती हैं कंफ्यूजिंग। सिलेक्टेड पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना केस स्टडीज पूछता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए बूटी #1 शुरू करते हैं। पहली चीज, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट आखिर होता क्या है? पहली चीज, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। टर्म लिख लो बिल्कुल तरीके से। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। वो काय का प्रोसेस है? एक तरीका है जिससे हम काम करवाते हैं लोगों से, हमारे वर्कर्स से, हमारे मैनेजमेंट से, हमारे स्टाफ से। हाँ, कैसे कराते हैं? 2 तरीके से, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली का मतलब होता है कि आप काम टाइम से करवा रहे हो, और एफिशिएंटली का मतलब होता है कि आप उसे मिनिमम कॉस्ट में करवा रहे हो। इधर पे एक चीज बहुत ही ज्यादा कंक्लूसिव आ जाती है, और वो ये है जो इफेक्टिवनेस और जो एफिशिएंसी है, ये एक चीज पे आपसे केस स्टडीज में लड़ सकती है। तभी मैं जो पॉइंट बताने वाला हूं वो अभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अगर मैनेजमेंट कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन बनता है। पता है क्या करने वाले हैं ये लोग? ये पूछेंगे आपसे कुछ डिफरेंट वे में इस बार। यानी आप जान चुके हो कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली क्या होता है। इफेक्टिवली मतलब होता है टाइम से करके दिखाना, और एफिशिएंटली का मतलब होता है कॉस्ट को मिनिमम रख के काम करना। अब देखो भाई, इफेक्टिवली मतलब होता है कि आप चीजों को टाइम से करो, दैट इज इफेक्टिवली। ठीक है, समझ गए? कहीं लिखना है तो लिख लो भाई इसको। और एफिशिएंटली का मतलब क्या हो जाता है? जब आप चीजों को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने लगते हो, चीजों को कम से कम कॉस्ट में करने की कोशिश करते हो, मैनेजमेंट को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हो। लेकिन इस बार सीबीएसई जान चुका है कि आप इन टर्म से तो वाकिफ हो। मतलब अगर कोई बोले इफेक्टिवली तो आपको मालूम है टाइम है, और कोई बोले एफिशिएंटली तो भी आपको मालूम है कि कॉस्ट है। तो यहां पे इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी निकाली ताकि आपको मे बी थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करें। लेकिन बाबा जी बैठे हुए हैं, बाबा जी आ गए रोड़े में भाई कि नहीं भाई, बच्चों को तो बताना है कि क्या चीजें नई आई हैं। सो यहां पर इफेक्टिवली के लिए बोला गया डूइंग द राइट थिंग, मतलब सही काम करो, ये आपकी इफेक्टिवनेस है। फिर से बोल रहा हूं, डूइंग द राइट थिंग इज इफेक्टिवली। यानी इफेक्टिवनेस अगर आप लेना चाहते हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखना चाह रहे हो तो आपको सही चीजें करनी पड़ेंगी, तभी इफेक्टिवनेस दिखेगी। और एफिशिएंसी क्या बोलता है? डूइंग द थिंग्स राइट। यानी आपकी कॉस्ट तब कम होगी जब आप चीजों को सही तरीके से कर रहे हो। सही चीजों को करना और सही तरीके से करना अलग अलग चीजें हैं, इसलिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी डिफरेंट होते हैं। चलो एक बार और देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला, इफेक्टिवली का मतलब डूइंग द राइट थिंग। जो चीज सही है बिजनेस के लिए वो डिसीजंस लो, तब आप इफेक्टिव कहलाओगे। तब आप कहलाओगे कि आपने बिजनेस के लिए वो काम किया जिससे बिजनेस बढ़ेगा, ना कि पीछे हटेगा। सेकंड आता है एफिशिएंसी, और वो बोलता है डूइंग द थिंग्स राइट। आप कॉस्ट को मिनिमाइज तभी कर सकते हो जब आप चीजों को उस तरीके से करो जिस तरह से दे आर मेंट टू हैपन, जिस तरीके से होनी चाहिए। तब आप जाकर एफिशिएंसी लेके आते हो। डू द राइट थिंग,
लिखो भाई, मैं आता हूं जब तक यार अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करके। चमत्कार देखना चाहेंगे? 4 चीजें पढ़ी, डेफिनेशन याद हो गई। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये डेफिनेशन भी है। यही तो चमत्कार है कि बिजनेस में ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। अगर आप रटने बैठे हो तो आप गलत हो। बाबा जी के साथ तभी मैं कह रहा हूं हर दिन बैठना इतना ही जरूरी है, क्योंकि मैं हर चैप्टर में बताऊंगा कितना अंदर तक घुसना है और कितना बाहर तैर के निकलना है। मिलते हैं बाबा जी की बूटी #2 में, वेट करिए। पता है यहां पे जो मैं बोल रहा हूं कि कितना सीरियस है इस 20 डेज प्लेज को अटेंड करना, एक छोटी सी चीज बताता हूं आपको नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके। आप जो यहां पे घंटों टाइम वेस्ट करोगे नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने में, इस पे इतना इन डेप्थ क्वेश्चन आने ही नहीं है। मतलब अगर आपको बेसिक्स भी पता है ना कि नेचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सिर्फ अपर लेयर 3 4 5 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है और आप लाइन देखकर पकड़ सकते हो, बस उतना काम है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स का। मतलब इन डिटेल नहीं जाना है। पता नहीं क्यों तुम लोग डिटेल में कर रहे थे। सो करोगे क्या? चलो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। यहां पर नेचर में 5 हमें बेसिक नेचर्स करने हैं जो कि कहीं ना कहीं से केस स्टडीज में फंसने ही फंसने हैं, गारंटेड। जैसे पहला, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आप किसी केस स्टडी में देखते हो कि कहीं ना कहीं उन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सबको मिला के दे दिया है और एक कंटिन्यूअस फंक्शन जैसे बताया है, वहां पर वो मैनेजमेंट का फीचर पूछ रहे हैं, मैनेजमेंट का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे हैं, जिसमें आप बताओगे मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, 2 साल का काम नहीं है। जब तक बिजनेस एग्जिस्ट करेगा मैनेजमेंट के अंदर प्रोसेस भी होता रहेगा एज मैनेजमेंट, ऑल्दो इन डिफरेंट वेज। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग कैसे भी होगा, लेकिन मैनेजमेंट तो जरूर होगा। सेकंड जो है वो मेनली नहीं पूछा जाता है, जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बिकॉज बहुत कॉमन हो जाता है और काफी सारे फीचर्स जो हैं अलग अलग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए इसको नहीं पूछा जाता। बट स्टिल यू शुड नो कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। मतलब मैनेजमेंट ये डिफाइन करता है अगर आपके बिजनेस का फ्यूचर में कोई ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहा, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशंस के ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहा, मैं कंपनी के लॉन्ग विजन की बात कर रहा हूं, एक लॉन्गर ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, उसके लिए मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है गोल को अचीव करने में इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अब मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक फंक्शन है और इससे रिलेटेड केस स्टडीज बहुत सारी आती है। तभी जब आप पीछे नोट डाउन करोगे तो आप देखोगे कि डायनेमिक फंक्शन को अलग से ही बोल्ड लेटर्स में हाईलाइट किया गया है। कारण सुनो, डायनेमिक फंक्शन ये बोलता है एवर चेंजिंग एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, बिजनेस एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, साथ साथ में आप देख रहे हो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए इन्वेंशंस आ रहे हैं, तो यहां पर आपको पता चलता है कि मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ताकि वो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ खुद को भी चेंज कर सके। यानी ये एक खुद में ऐसा फंक्शन है। देखो यहां पे टर्म यूज हो रहा है फंक्शन, तो लिख लो कहीं पे मैनेजमेंट इज आल्सो टर्म्ड एज अ फंक्शन। गलती मत कराना कि नहीं सर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होगा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होगा। नहीं, मैनेजमेंट खुद में अपने आप में एक फंक्शन है। अगेन केस स्टडी मटेरियल, यू नो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू कि यार आपको जब मैं पढ़ाऊं तब पढ़ना जरूरी है। यहां पे आप पकड़ लिए कि भाई मैनेजमेंट खुद में एक फंक्शन है, एक डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, नॉट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, बट हां चेंज हो सकता है अगर ऐसा कुछ लगता है एनवायरनमेंट में जहां मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। रिजिडिटी मैनेजमेंट को खत्म कर देती है, फ्लेक्सिबिलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बोल रहा हूं बार बार, गुस्सा मत करना कि बाबा जी कुछ अलग ही बता दिया। नहीं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज देयर इन मैनेजमेंट। ये एक आपके लिए हिट एंड मिस वाला होने वाला है इससे रिलेटेड केस स्टडी, ग्रुप एक्टिविटी। आपको ये कभी लगेगा यार कि ये हो सकता है टेलर का प्रिंसिपल है, कभी लगेगा कि हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट है, यानी नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, और वो है ग्रुप एक्टिविटी। कैसे? मैनेजमेंट इज एन एफर्ट ऑफ सो मैनी पीपल, नॉट एन इंडिविजुअल। एक अकेला इंसान मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट अपने नाम में ही प्लूरल है, यानी मैनेजमेंट ये बताता है इट इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर केस स्टडी सेंटर्ड है ग्रुप एक्टिविटी के अराउंड, यानी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, प्लानिंग प्रोसेस है या कुछ भी है जिसके अंदर म्यूचुअल डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि वो ग्रुप एक्टिविटी हो। मैं अगेन कह रहा हूं कि इससे डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा, गेस करने को आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक आप कौन कौन सी आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके मार्क्स होंगे।
तो बिना बात के इन डिटेल इन डेप्थ इसमें मत जाना। और फाइनली आ जाता है मल्टी डायमेंशनल। ये नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि यहां पर मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज नहीं है कि आपको काम संभालना है। इट इज लाइक फॉर पीपल, इट इज फॉर वर्क एज वेल, इट इज फॉर ऑपरेशन एज वेल। सो मैनेजमेंट जो है वो हैंडल करता है डे टू डे एक्टिविटीज, तभी कहलाता है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क। यानी इट डजंट मैटर कि वो जो वर्क है या काम है वो किससे रिलेटेड है, वो अगर बिजनेस में हो रहा है तो वो मैनेजमेंट का पार्ट है। आप वर्क को मैनेज करोगे तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो कि खुद में अपने आप में एक सिंप्लीफाइड टास्क है, एक तरीका है सारी चीजों को प्रॉपर ऑर्डर में करने का, वेदर इट इज रिलेटेड टू ऑपरेशंस और नॉट। काम है, बिजनेस का है, मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क होगा ही। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आपने देखा ही होगा हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई मतलब स्केलर चेन होती है, एक तरीका होता है काम करने का, डिसिप्लिन कमिटीज होती हैं भाई, रेगुलर तरीके से काम किया जाता है। ये होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर आपके लोग यानी आपके एम्प्लॉयज कैसे काम करेंगे। लास्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब हो जाता है यहां पे स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। कोशिश ये की जाती है कि जो भी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हो यानी जो भी चीजें गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड हो वो अप टू द मार्क हो। अब बाबा जी इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, इसमें क्वेश्चन अगर आएगा तो मल्टी डायमेंशन पे पूरा एक क्वेश्चन आएगा, अलग से ऑपरेशन, अलग से वर्क इन पे नहीं आएगा, अलग से पीपल पे इन पे नहीं आएगा। मल्टी डायमेंशन की केस स्टडी आ सकती है, वो आपको कैसे पता चलेगी, जब उन्होंने काम की, ऑपरेशंस की और एक आम इंसान की, तीनों की अलग अलग मैनेजमेंट की बात दे रखी हो। फिर से बोल देता हूं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो ध्यान से। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अगर इससे रिलेटेड तीन लोगों का मैनेजमेंट अलग अलग दिया हुआ है, दिख रहा है हाँ भाई काम भी मैनेज करना है बट ऑपरेशंस पे भी ध्यान देना है, लेकिन या जो स्टाफ है उस पे भी ध्यान देना, अगर ऐसी केस स्टडी आपको कहीं दिखती है तो समझ जाओ कैरेक्टरिस्टिक मांग रहे हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। यहां पे जो मैं बोल रहा हूं ना उसकी बहुत वैल्यू है। पढ़ाने का कुछ भी नहीं है, बताने का है सब कुछ। तभी हर रोज 10 बजे जब तक 20 डेज प्लेज चल रहा है तुम लोगों का होना यहां पे जरूरी है, क्योंकि ये इंटरेक्शन और ये फीलिंग तभी रहेगी जब तुम टाइम बाउंड हो, जब तुम जानते हो कि बाबा जी के सामने बैठना है। अभी भी जिसने अटेंडेंस नहीं लगाई है ना भाई, देखो अच्छा नहीं लगता। क्या है यार, लाइक करते चले जाओ, जल्दी से वीडियो पे दबाते चले जाओ भाई, फोड़ दो, आग लगा दो और जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगाते चलो। आइए आगे बढ़ते हैं #booty3 पे। अगेन मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिविटी को लेके यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके तुम लोग कंफ्यूज हो गए यार। अगेन इसमें कितना पढ़ना है, क्या बाबा जी पूरा पढ़ डालें, एकदम घोट डालें? नहीं, मैंने वापस से बोलना है भाई तुम लोगों को कि ये जो चैप्टर है ना ये तुम्हारी मेहनत नहीं तुम्हारा दिमाग मांगता है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बड़ा क्लियर है, 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, सोशल हो गया, पर्सनल हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, शुरुआत में जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो सर्वाइव करना चाहती है, सर्वाइव कर ले तो बिजनेस थोड़ा थोड़ा ग्रो करना चाहती है, और जब ग्रोथ होने लगे तब बिजनेस प्रॉफिट का सोचती है। तो 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गए। अब यार मतलब ठीक है हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यहां पर हमारी जिम्मेदारी सोसाइटी के लिए क्या है। पहला तो ये हो गया क्वालिटी प्रोडक्ट दो, दूसरा ये हो गया भारत सरकार को टाइमली टैक्स पे कर दो, वैसे ही 3% जनता टैक्स भरती है। तीसरा ये हो गया कि एटलीस्ट आपकी डीलिंग्स फेयर हो, आप जिससे भी डील कर रहे हो। मतलब बात सिंपल सी है, किसी को चीट मत करो, जो भी डीलिंग्स है फेयर करो, टैक्सेस टाइम पे भरो, क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूमर को दो, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए मार्केट में, बेसिकली ये चीज। जब आखिरी की बात आती है कि सर ठीक है हो गया, मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब पर्सनली मैनेजमेंट क्या सोचता है, इंडिविजुअली क्या सोचता है, तो यहां पर सबसे बेसिक चीज जो होती है एक आम इंसान के लिए वो ये है कि अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो आप उसको फेयर रेम्यूनरेशन दे, बीइंग मैनेजमेंट। दूसरा होता है कि एटलीस्ट उसके पास जॉब सिक्योरिटी हो, वो काम कर रहा है, एटलीस्ट रीजनेबल जॉब सिक्योरिटी हो कि वो कुछ टाइम के लिए तो सिक्योर्ड है अपनी जॉब में। और फाइनली उसको एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट दीजिए, जैसे बोलते हैं कंजीनियल वर्किंग एनवायरनमेंट, जहां पे वो खुश फील करे, ऑरा उसको अच्छा लगे, काम करने में मजा आए। बाबा जी बस इतना ही, यही करना है क्या इसके अंदर? जी भाई, इसके अंदर अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आप केस स्टडी पकड़ लेंगे। जितना मैंने अभी लिखा हुआ है ना, मैं जा रहा हूं आपके लिए, आप बोर्ड पे देखो और उतना उतार लो, और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर से कुछ नहीं आना, जो मैंने लिखा है वो पकड़ना आना चाहिए आपको। केस स्टडीज में नहीं होती ना क्रैक, हम मिलके करेंगे। पहले तैयारी तो कर लें, जंग से पहले हथियार तैयार होंगे तभी तो जंग जीती जाएगी। करिए जरा तैयार।
आपको इस टॉपिक में बताने वाला हूं, मैनेजमेंट एज साइंस एंड मैनेजमेंट एज आर्ट में वो जितना फनी है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। और हाँ, इससे रिलेटेड मे बी केस स्टडीज ना आए, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन जरूर आएगा। तो पहले तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए मैनेजमेंट एज एन आर्ट, यहां मैं बोल रहा हूं लिख कर आना, यस इट्स एन आर्ट, बिकॉज थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, साथ साथ में अपनी खुद की क्रिएटिविटी और पर्सनल स्किल्स भी लगते हैं। मतलब आपके पास यहां पे अपनी एक थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है कि हाउ मैनेजमेंट वर्क्स, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थॉट्स हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। और फिर आपने देखा होगा सबका तरीका अलग है। अब जाइए भाई, मेरा तरीका अलग है, मैं चीजों को सिंप्लीफाई करना पसंद करता हूं। कुछ लोग वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड करके रखते हैं, मतलब उनसे बात कर लो तुम्हारे ही मुंह सड़ जाए, मतलब ऐसा मुंह बना के घूमते। तो यहां पे क्या है, मैनेजमेंट जो है वो अपना एसेंस लिए घूमता है। कई स्कूल्स में आपने देखा होगा जिसमें आप पढ़ते हैं, मे बी कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत ही हैपनिंग होते हैं, आपका इंटरेक्शन बहुत क्लोज हो जाता है। और कुछ होते हैं शक्ल से देख के कि भाई तुम कौन सी चीज से इतना बुरा माने बैठे हो। ये चीजें होती हैं मैनेजमेंट के अंदर, एंड दैट इज द रीजन मैनेजमेंट इज नोन एज आर्ट। बोला जाता है यू कैन विन अ वॉर थ्रू योर माइंड, यू डोंट नीड अ वेपन, दिस इज योर वेपन। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट आर्ट है, आप जानते हो लोगों को कंट्रोल कैसे कर सकते हो मेंटली, इमोशनली। सो यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, साथ साथ में क्रिएटिविटी भी है, और आप अपना एक पर्सनल टच भी देते हो। सब जगह पे अलग अलग तरीके का मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, इसलिए कभी भी मैनेजमेंट आपको एक जैसा हर जगह नहीं मिलता। दिक्कत यहां से चालू होती है कि मैनेजमेंट साइंस है भी या नहीं है। मुझे तो नहीं लगता। जैसे पहला आ गया सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ, मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेकिन जब मैं बात करूं इन डिटेलिंग में, चलो लिखो इस चीज को जरा, मैं बोल रहा हूं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट में जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है वो उतना एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता जितना कि साइंस में है। मम्मी ने चप्पल मारी, तुम सुधर गए क्या? वो भी तो मैनेजमेंट का ही है ना भाई। बताओ मेरे को, सिंपली बताओ, मम्मी ने चप्पल मारी, तुम सुधरे या नहीं सुधरे? नहीं सुधरे, खत्म। आप नहीं जानते कि मैनेजमेंट लगाने के बाद भी आपका एंड रिजल्ट क्या होगा। मे बी वो फेवर में भी जा सकता है, मे बी अगेंस्ट भी जा। तो आप उस चीज की चिंता मत करो। यहां पे आपके दिमाग में होना क्या चाहिए कि हाँ, मैनेजमेंट में वो एसेंस तो दिखता है, यस इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस के देखो कितना क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा, कितना ही मतलब सोफिस्टिकेटेड डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट मिलेगा, लेकिन क्या उससे एंड रिजल्ट निकलेगा जो चाह रहे हो 100%? नहीं। That is the problem. अब साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। आप जानते हो, आप एक्सपेरिमेंटेशंस करोगे, आपके कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, आप जिस डायरेक्शन में करोगे उस डायरेक्शन में रिजल्ट्स निकलेंगे। या हम होते हैं उल्टी खोपड़ी, हमें मारोगे हम उल्टा ही करके दिखाएंगे, हमारे साथ उल्टा चलता है। सो अगेन, मैनेजमेंट की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, आप नहीं सोच सकते कि आपका क्या एक्शन, क्या रिएक्शन लेके आएगा वर्कर्स पे, लेबर्स पे, मैनेजर्स पे, मैनेजमेंट पे। एग्जाम्पल लिया जाए, दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशंस। अगर आपने पढ़ रखा है 12th तो आपको मालूम होगा देयर आर पॉजिटिव मोटिवेटर्स, देयर आर नेगेटिव मोटिवेटर्स। पॉजिटिव का मतलब होता है प्रमोशन कर दो, नेगेटिव का मतलब होता है डिमोशन कर दो, जॉब से निकाल दो, मतलब देयर आर सो मेनी वेज। यहां पर हम एक्सपेरिमेंटेशन मैनेजमेंट में डिफरेंटली लेते हैं, मतलब करके दिखाओ, कुछ नया करके दिखाओ, देखते हैं उससे कुछ तो निकलेगा, रिजल्ट कुछ तो आएगा, मतलब पकड़ के धो दो उसको, मतलब खत्म कर दो उसको, देखते हैं कुछ तो करेगा। ये मैनेजमेंट है। साइंस ऐसा नहीं है। साइंस के अंदर कंक्लूसिव रिजल्ट्स होते हैं, कंक्लूडिंग रिजल्ट्स होते हैं, चीजें सही से देखी जाती हैं, हवाबाजी नहीं चलती जैसा मैनेजमेंट में होता है। यू कैन नॉट गेट स्पेसिफिक रिजल्ट्स इन मैनेजमेंट, एज सिंपल एज दैट। फाइनली आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। हम जैसे लोगों के कल्चरल डिफरेंस ही मिल जाएंगे आपको अराउंड द ग्लोब। तो आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट की यूनिवर्सल वैलिडिटी है? टू अ सर्टेन एक्सटेंट हाँ, उससे आगे ना। अब बोलोगे बाबा जी गलत बोल रहे हो आप यार। मेरी बात सुनो, मैनेजमेंट हर जगह पे अलग होता है। अगर मैं बात करूं कंपनी टू कंपनी, आप तो नेशन टू नेशन छोड़ ही दो, कंपनी टू कंपनी मैनेजमेंट बहुत एक्सटेंट तक डिफर कर जाता है। यस, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली वैलिडेटेड, लेकिन क्या वो साइंस जैसा एग्जैक्ट हर जगह पे है? नहीं। यहीं पे मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाता है, यहीं पे मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। तो यस, देयर इज यूनिवर्सल वैलिडिटी, बट अगेन इट्स डिफरेंट एट ऑल द लेवल्स, बिलीव मी। बहुत बोल लिया। तो फाइनली मैनेजमेंट है क्या? इट इज अ मिक्स, इट इज अ मिक्स ऑफ साइंस एज वेल एज आर्ट। बट कोई आपसे पूछे कि मैनेजमेंट मेजॉरिटी बेसिस पे क्या है, सो इट्स एन आर्ट। इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। इट इज नॉट मोर ऑफ साइंस।
मैनेजमेंट की तो आज तक फील्ड भी डिसाइड नहीं हुई है। अब मुझे एमबीए का रोना मत रोना, दीज आर नॉट द फील्ड्स जो एग्जैक्टली एक को मैनेजर बनाती हैं। मैनेजर बनता है अपनी क्वालिटी से, लीडर बनता है अपनी क्वालिटी से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने चार्म से, अपने करिश्मा से। ऐसे ही मैनेजर नहीं बनता है कि उसके पास डिग्री है बस। सो दिस इज हाउ मैनेजमेंट इज, इट इज क्लोज टू आर्ट बट हैव सम एलिमेंट्स ऑफ साइंस एज वेल। तो यार एक टॉपिक आता है, वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, मैंने सुन लिया, मैंने ध्यान दे लिया। काफी लोग पता है गड़बड़ एक और करके आते हैं। जैसा मैंने बार बार बोला है कि 20 डेज प्लेज महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हम लोग जाएंगे इन डेप्थ में और ये देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे नहीं। तो जब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का आपका एक क्वेश्चन आएगा तो वो टोटली डिफरेंट होगा मैनेजमेंट एज साइंस और आर्ट से। मतलब साइंस और आर्ट का मिक्स बैग आ सकता है, लेकिन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का जब आएगा तो सिस्टमैटिकली टोटली डिफरेंट आएगा। उसको आप कंफ्यूज कभी मत करना कि भाई वो गलती से भी साइंस और आर्ट का कहीं से भी पार्ट हो सकता है। सो मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट से तो काफी सिमिलैरिटी होती है, और वो ये है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है मैनेजमेंट भी, जैसे प्रोफेशन होता है। कैसे होता है सर जी? मतलब पता तो होना चाहिए ना यार। तो देखो यार, हम मैनेजमेंट को जब देखते हैं तो हमें दिखता है कि हाँ, जो भी मैनेजमेंट कर रहा है उसको नॉलेज है कि वो क्या कर रहा है, उसको मालूम है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाता है, उसको पता है कि किस तरीके से चीजों को कैरी ऑन किया जाता है, एनवायरमेंट कैसे बिल्डअप किया जाता है, बिजनेस एनवायरमेंट कैसे बिल्डअप किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि हाँ, प्रोफेशन के अंदर भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, तो यहां पर भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज आपको मिलती है मैनेजमेंट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ अ मैनेजर हु इज एक्सपीरियंस्ड एनफ टू हैंडल द थिंग। लेकिन यहां पे दो पॉइंट आते हैं, एक आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ये दोनों चीजें जो है ये मैनेजमेंट में मिसिंग है। हाँ ठीक है, मैं समझता हूं कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाली जब बात आती है तो यार हर कोई मैनेजर नहीं हो सकता, हर कोई लीडर नहीं हो सकता, हर कोई नेता नहीं बन सकता। लेकिन एक चीज तो सोच के देखो कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है आप बिना डिग्री के उधर पे एंटर नहीं हो सकते, बट मैनेजमेंट में तो कोई डिग्री नहीं होती। अरे यार बाबा जी यार, नहीं यार एमबीए तो होती है। नहीं यार, एमबीए स्पेसिफिकली मैनेजर बनने के लिए नहीं होती है, एमबीए मास्टर्स डिग्री होती है आपकी। तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो बीइंग अ मैनेजर है उसके लिए है, नहीं। ऐसे ही एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है। मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है एसोसिएशंस हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उनको एक तरीके से एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में लेके आया जाए, ऐसा कोई भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि एक मैनेजर को एक बिजनेस में कैसे ऑपरेट होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं वो जरूर बताती है, लेकिन बीइंग अ मैनेजर कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है जो बताता है कि नहीं भाई तुम मैनेजर हो तो तुम ऐसे ही काम करोगे। जैसे डॉक्टर्स के लिए है, प्रोफेशनल डॉक्टर जो होता है उसको मालूम है कि उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, उसे अपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है। ये चीजें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आती हैं, जो कि मिसिंग होता है मैनेजमेंट में। तो एक बार रिस्ट्रिक्टेड एंट्री को अगर मैं और समझाना चाहूं तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ये बोलता है यार कि यार नहीं यार, यहां पे ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं आ सकता। यहां पे जो भी ऐसा है जो लीडर बनने की क्वालिटी रखता है, जो उस लेवल पे है और जानता है कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे मैनेज कर सकता है, वो आ सकता है। लेकिन जहां तक बात है हमारे प्रोफेशन की, वहां तो आपको डिग्री चाहिए, वरना आप एंटर नहीं हो सकते भाई। फिर आते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशंस की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजर्स ऐसे कोई टिपिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन बना के नहीं रखते, स्कैटर्ड होते हैं। मतलब वो अपना काम करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप देखें, थोड़ा ध्यान से सोचें तो आपको ये पता चलेगा कि मैनेजर्स का कोई एक प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है। ऐसी जगह नहीं है जहां वो गेट टुगेदर करके चीजों को डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि चीजों को कैसे किया जाना चाहिए। ये भी चीजें मिसिंग है मैनेजमेंट के अंदर, जो प्रोफेशन में आपको देखने को मिलती है। लास्ट लिया जाता है सर्विस मोटिव। हाँ, यहां पे कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है मैनेजमेंट की और प्रोफेशन की, कि प्रोफेशनल्स भी काफी जगह सर्विस मोटिव से काम करते हैं, या मतलब इट्स लाइक देयर स्किल्स। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं मतलब जो छोटे मोटे मैनेजर्स होते हैं उनकी भी, तो वो भी सर्विस मोटिव से काम करें, किसी के अंडर ही जॉब कर रहे हैं। सो हाँ, थोड़ा बहुत कहीं सिमिलरिटी आ जाती है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम तौर पे देखें, जैसे मैंने बताया रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और उसके बाद यहाँ पे एसोसिएशंस की बात, तो ये चीजें जो हैं ये मैनेजमेंट को टोटली डिफर कर देती हैं व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो हाँ, मैनेजमेंट आज के टाइम पे डेवलप हो रहा है, दिख रहा है हमें कि वो एक तरीके से बनता चला जा रहा है एक प्रोफेशन की तरह, बट अभी भी उसके अंदर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो उसे प्रोफेशन बनने से आज भी रोकती हैं। तो हाँ, मैं समझ रहा हूं कि अभी एक टॉपिक और है, वो है कोऑर्डिनेशन का। लेकिन देखो, मेरा मकसद क्या है तुम लोगों के लिए? बात सिंपल है, तुम लोगों को उतना ही दिया जाए जितना तुम लोग हैंडल कर सको। मैं नहीं चाहता कि ओवरबर्डन हो जाओ और उसके बाद दिमाग खराब कर लो।
तो कुछ नहीं करो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। 20 डेज प्लेज है, बाबा ने प्रण लिया है, तुमने प्रण लिया है, पूरा दोनों मिलकर करेंगे। आज इतना ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और जो ट्रिक्स सिखाई हैं उनको दिमाग में बिठा लो, कॉपी में लिखा होना चाहिए। और हां, याद रखना, ऐसे ही मेमोराइज करना है जैसा बाबा जी ने बोला है। तो मिलते हैं कल 20 डेज प्लेज के अंदर #Day 3 में। तब तक के लिए